जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, यहाँ मरूंगी, यहीं जीऊंगी सर। जब से सीमा हैदर हिंदुस्तान आई है तब से पाकिस्तान में तो कोई इस बात की ज्यादा चर्चा नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान की जनता दो धड़ों में बटी हुई है। कुछ का कहना है कि सीमा प्यार में है और कुछ का कहना है कि वो जासूस है। लेकिन प्यार वाली कहानी पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सीमा का भाई सेना में है, उसके पास से 5 पासपोर्ट मिले हैं, 5 फोन मिले हैं और इसी बात से सीमा के ऊपर शक लगातार गहराता जा रहा है। तमाम जांच एजेंसियां भागदौड़ में लगी हैं, उसकी जांच में जुटी हैं, क्योंकि पाकिस्तान हनी ट्रैप का मास्टर बन चुका है और वो भारत को अस्थिर करने की हर कोशिश करता रहता है। आज आपको पुराने वक्त से में लेकर चलेंगे, जहां चाणक्य नीति से पता चलता है कि कैसे कैसे पहले वक्त में, अब से करीब 2500 साल पहले भी जासूसी करवाई जाती थी। सीमा के केस को चाणक्य नीति से समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। देश की सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर भारत में घुसी, जिसे लेकर अलग अलग राय है, लेकिन देश के एक्सपर्ट्स का मानना है कि कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिख रही है, बल्कि एक पाकिस्तानी जासूस हो सकती है। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि सीमा जासूस नहीं है। अगर प्यार इतना ही सच्चा था तो सीमा वीजा लेकर भारत क्यों नहीं आई, क्यों वो छुप कर रह रही थी और क्यों सूचना मिलते ही उसने भागने की कोशिश की। इन सब बातों से शक गहराता है कि सीमा जासूस है। हनी ट्रैप जासूसी का एक अचूक हथियार है और पाकिस्तान इसमें माहिर है। वो पहले भी भारत के खिलाफ हनी ट्रैप की साजिशों को रच चुका है और इतना ही नहीं, वो इस हनी ट्रैप के जरिए कई खुफिया जानकारियां भी निकलवा चुका है। और ये हनी ट्रैप कोई आज का नया गुर भी नहीं है। मौर्य साम्राज्य के महामंत्री चाणक्य ने भी इस बात पर पुष्टि की थी। मौर्य साम्राज्य के महामंत्री चाणक्य ने भी इस पर बात की थी। अपनी किताब कौटिल्य अर्थशास्त्र में उन्होंने जासूसी की कई कैटेगरियां बताई हैं। मौर्य काल एक ऐसा काल रहा है जिसमें जासूस या कहें कि गुप्तचर सामान्य सी बात थी। चाणक्य का कहना था कि राजा की पहुंच भीतर तक रहे, इसके लिए जासूस बहुत जरूरी होते हैं। उस वक्त में माइक्रोस्कोप या हिडन कैमरा ये और बाकी तरह के स्पाई कैमराज नहीं होते थे। वो लोग आम लोगों की तरह दिखते और उन्हीं में घुल मिलकर सारे राज निकाल लेते जिन्हें जासूस बनाया जाता था। यहाँ तक कि कौटिल्य ने जासूसों के लिए वेतन और बढ़िया लाइफस्टाइल की भी बात की, ताकि वो संतुष्ट रहें और राजा का काम करते रहें, जैसा कि आज भी चलता है। आप अक्सर फिल्मों में देखते होंगे कैसे जासूस ऐश की जिंदगी जीते हैं। ठीक वैसे ही पहले भी होता था। सीमा के पास से भी 5 फोन मिलना इस बात के सबूत हैं कि वो ऐश की जिंदगी जीती थी। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है और जैसे जैसे तरीके आज चल रहे हैं ये इतिहास से ही आए हैं। जैसे आज अलग अलग सरकारों के अलग अलग देशों में जासूस कहें या फिर अंग्रेजी में एजेंट कहें वो होते हैं, ठीक वैसे ही पहले वक्त में भेदिए होते थे, गुप्तचर होते थे, जो भेद निकालकर मंत्रियों और सेनापतियों तक पहुंचाते थे और फिर मंत्री या सेनापति उन सूचनाओं को राजाओं तक पहुंचाते थे। सुनिए चाणक्य के वक्त में क्या क्या होता था। मौर्य काल में गुप्तचरों को 2 भागों में बांटा गया था। एक स्थायी गुप्तचर होते थे जो एक ही जगह पर रहकर काम करते। दूसरी श्रेणी भ्रमणशील जासूसों की, जो यहाँ से वहाँ घूमते हुए राज निकाला करते थे। इनकी भी कई सब कैटेगरी होती थी। कुछ रूप बदलने वाले गुप्तचर भी होते थे, कुछ काप्टिक गुप्तचर भी होते थे जो कपट या धोखे से अपने काम को अंजाम देते थे। ये आमतौर पर प्रजा और व्यापारियों के हर वर्ग में होते थे। खूब बात करके लोगों को अपना बनाते थे और उनके मन की बात को जान लेते थे। इनका काम ये भी पता लगाना था कि प्रजा राजा को लेकर क्या सोच रखती है या क्या राजा के खिलाफ कोई षड्यंत्र हो रहा है। कुछ साधुओं के भेष में होते थे, कुछ किसानों के भेष में होते थे, कुछ ज्योतिषों के भेष में भी मिलते थे। और आम आदमियों के साथ साथ महिलाएं भी इस जासूसी की प्रक्रिया में हिस्सा बनती थी। और अगर कहा जाए कि सबसे खतरनाक जासूसी की प्रक्रिया को ये महिलाएं ही अंजाम देती थी,
तो कुछ गलत नहीं होगा। महिला जासूसों की बात करें तो कौटिल्य के दौर में परिवाजरिका भी हुआ करती थी। ये आमतौर पर बाल विधवाएं होती थी जो अच्छे कुल से जुड़ी होती थी और ये भी राजा के लिए जासूसी करती थी। और कुछ होती थी विष कन्याएं। ये विष कन्याएं सबसे खतरनाक जासूस मानी जाती थी। चाणक्य ने हर राजा को विष कन्या रखने की भी सलाह दी थी। ये वो महिलाएं होती थी जिन पर जहर का असर नहीं होता था, क्योंकि इन्हें जहर की काट करने के लिए अपने शरीर में मौजूद जहर को ही हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए ट्रेन किया जाता था। ये बेहद ही खतरनाक हुआ करती थी। ये महिलाएं बेहद ही आकर्षक भी दिखती थी और सिर्फ बड़े टारगेट को लेकर ये महिलाएं काम करती थी, जैसे मंत्री, सेनापति या फिर सीधे राजा को टारगेट करने का इन्हें काम दिया जाता था। कैसे तैयार की जाती थी विष कन्याएं? विष कन्याओं को तैयार करने के लिए बच्चियों को उनके बचपन में ही चुन लिया जाता था। पहले बेहद खूबसूरत बच्चियों को छांटा जाता था। ये बच्चियां राजा की ही संतान हुआ करती थी, जैसे राजाओं के अवैध रिश्तों से पैदा हुई संतानें। इन बच्चियों को राजमहल में रखकर ही ट्रेन किया जाता था। इन्हें शास्त्र से लेकर शस्त्र तक की ट्रेनिंग दी जाती थी और साथ ही रोज खाने में हल्की मात्रा जहर की भी दी जाती थी और फिर धीरे धीरे इस जहर की मात्रा को बढ़ाया जाता था। इस ट्रेनिंग सेशन के दौरान कुछ बच्चियां अपंग भी हो जाया करती थी और जो सही बचती थी उन्हें तब तक जहर देकर ट्रेन किया जाता था जब तक वो इतनी जहरीली ना हो जाएं कि उनके छूने से भी जहर फैल जाए। इनके जहर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब ग्रीक राजा सिकंदर दुनिया को जीतने निकला था तो उसके गुरु अरस्तु ने उसे भारत की विष कन्याओं के बारे में आगाह किया था। अब आइए सीमा हैदर पर। चाणक्य की नीतियों पर अगर गौर किया जाए तो सीमा हैदर भी लंबे वक्त से पबजी खेल रही थी। फोन में बहुत ज्यादा वक्त इस्तेमाल किया करती थी और पबजी एक ऐसा खेल था जो दुनिया भर में खेला जाता था। तो सीमा को सचिन ही क्यों पसंद आया? प्यार अंधा होता है, बात ठीक है, लेकिन सीमा तो दिल फेक हसीना है, क्योंकि इसका एक और आशिक सामने आया है। उसका भी कहना है कि सीमा उससे भी शादी का वादा कर चुकी है और ये भी अवैध तरीके से 5 पासपोर्ट और 5 फोन जासूसी के घेरे में उसे खड़ा करते हैं। सीमा की भी जांच लगातार जारी है और जल्द पता भी चल जाएगा कि सीमा हैदर सच में जासूस है या फिर वाकई में वो प्यार के लिए भारत आई है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। पति जो है वो कह रहे हैं कि चारों बच्चे बाहर भेजिए। वो ड्रामा कर रहे हैं, वो मुझे वापस लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं सर। ऐसा कुछ भी नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, यहाँ मरूंगी, यहीं जीऊंगी सर। कैसा लग रहा है भारत आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक सेकंड, 5 मिनट की बात है, ये बताइए अब आप भारत की बहू बन गई हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत खुश हूँ मैं भारत की। कैसा लग रहा है भारत आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक सेकंड, 5 मिनट की बात है, ये बताइए अब आप भारत की बहू बन गई हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत खुश हूँ मैं भारत की।